हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। आप में से बहुत से लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, उसकी कहानी सुनी होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी टाइटैनिक की। ये आलीशान जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होता है। कहा जाता है कि टाइटैनिक इस दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। इस जहाज़ में हर तरह के लोग सवार थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, इमाइग्रेंट्स, जो अपनी बेटर लाइफ के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री को मूव कर रहे थे। यानी समाज के हर वर्ग के लोग इस जहाज़ पर सवार थे। इस जहाज़ के सीनियर कैप्टन थे 62 ईयर्स के एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया सभी में इस जहाज़ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस जहाज़ की उस टाइम की जो एडिंग थी वो ही इस तरह से थी कंपनी की ओर से कि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। लेंथ में ये जहाज़ 269 मीटर्स का था और ये जहाज़ 50 मीटर ऊंचा था। इस जहाज़ की जो लग्जरीनेस थी, जो लग्जरी थी, वो हाई लेवल थी। उस ज़माने में इस जहाज़ की मेकिंग कॉस्ट $7.5 मिलियन थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो $400 मिलियन। फैसिलिटीज़, डेकोरेशंस इस जहाज़ की किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ती थी। स्टेन ग्लासेस की खिड़कियाँ, वुड पैनलिंग, 2 बड़े-बड़े स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की शॉप और एक लाइब्रेरी इस जहाज़ में बनाई गई थी। और इस जहाज़ के सेफ्टी फीचर्स ऐसे थे कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल कहा जाता था। कहा जाता था कि ये जहाज़ किसी भी हाल में डूब नहीं सकता। जिस कंपनी ने इस जहाज़ को बनाया था उसका नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने खुलेआम मीडिया में आकर ये कहा था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। अपने सफ़र के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 से टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लगी थी। टाइटैनिक ओशन पर जिस पाथ पर तैर कर अमेरिका की ओर जा रहा था, उस रास्ते पर आइस के बड़े बड़े पहाड़ थे। आइस वार्निंग्स मिलने पर टाइटैनिक ने अपने डिसाइडेड पाथ से 2 बार अपना रास्ता बदली भी किया ताकि उसके रास्ते में कोई भी खतरा ना आए। लेकिन गलती सबसे बड़ी ये हो गई कि टाइटैनिक ने अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं की। वो 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर चलता रहा। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को एक और आइस वार्निंग मिलती है, जिसे कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इग्नोर कर देता है और स्पीड रिड्यूस नहीं करता। सूरज ढलने लगता है और रात का समय हो जाता है। रात के समय वैसे ही तापमान बहुत गिर जाता है और उस रात की खास बात ये थी कि उस दिन चांद की लाइट यानी मून लाइट बहुत कम थी और मून लाइट कम होने की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। शिप के ऊपर एक क्राउस नेस्ट होता है, यानी ऊंचाई पर बना हुआ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, जिसे हम लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी वो ऊंचाई पर बना होता है एक प्लेटफॉर्म जिस पर
दो लोग बैठकर जहाज़ के आगे आने वाली चीज़ें देखते हैं कि आगे रास्ता साफ़ है, आगे कुछ ट्रैफिक तो नहीं, कुछ चीज़ तो नहीं जहाज़ के आगे, जहाज़ के सामने क्या आ रहा है। ऊपर ठंड ज़्यादा होने की वजह से, हवा तेज़ चलने की वजह से कुछ साफ दिखाई भी नहीं देता, आँखों में पानी भी आता है। तो 11:39 पीएम रात के 11:39 पर उस क्रॉस नेट प्लेटफॉर्म पर बैठा था एक आदमी, फ्रेडरिक फ्लीट नाम का। और वो अचानक से देखता है कि जहाज़ के आगे एक बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा है, एक बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आ रहा है। वो फटाफट जल्दी से उसके पास लगा हुआ घंटी 3 बार बजाता है और फ़ोन उठाकर ब्रिज पर बैठे ऑफिसर को कॉल करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी जहाज़ मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इंजन रूम में ये मैसेज देते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट मोड़ो, जल्दी से जल्दी जहाज़ को लेफ़्ट मोड़ो। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत लेट हो चुका था। 11:40 पर जहाज़ का आगे का राइट हिस्सा उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। कहा जाता है कि वो आइसबर्ग लेंथ में 200 एंड क्रॉस 400 फीट था, यानी एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, और हाइट में वो क्रॉस नेस तक आ रहा था। आगे के आगे के राइट साइड से जहाज़ और आइसबर्ग के बीच में टक्कर हो गई और कहा ये जाता है कि 10 सेकंड तक जहाज़ आइसबर्ग के साथ रगड़ता हुआ आगे निकल गया। उसके तुरंत बाद ही कैप्टन स्मिथ और जहाज़ के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूस जहाज़ का मुआवजा लेते हैं कि उसे कितना डैमेज हुआ है, और वो ये चीज़ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि जहाज़ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब वो डूब जाएगा, यानी वो अनसिंकेबल जहाज़ भी अब सिंक कर जाएगा। उनको ये इतना कॉन्फिडेंट था कि जहाज़ कभी सिंक नहीं कर सकता, क्योंकि उस जहाज़ में दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे। पहला कि उस जहाज़ में दो बॉटम हल थे। हल यानी नीचे का हिस्सा, बेस, और अगर बेस के एक पार्ट को कुछ डैमेज भी हो जाए जहाज़ के, तो जहाज़ नहीं डूब सकता, क्योंकि उसके अंदर एक और हल है, उसका एक और बेस है। तो अगर एक को कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरा उस जहाज़ को सेफ रखेगा। पहला फीचर ये। और दूसरा फीचर ये था कि जो हल है, जो बेस है, उसे 16 सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। अगर अगर उन कंपार्टमेंट्स में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो जहाज़ नहीं डूबेगा, वो आराम से चलता रहेगा। लेकिन कोलिजन साइड से हुआ था, तो डबल बॉटम हल भी किसी काम का नहीं रहा, वो भी जहाज़ को डूबने से नहीं बचा पाया। और 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था और लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स की थी, तो अब जहाज़ को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता था। 20 मिनट बाद, यानी 12 बजे, कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू को कि डिस्ट्रेस कॉल रेडियो पर सिग्नल भेजे जाएं, ताकि आसपास कोई भी जहाज़ हो तो वो टाइटैनिक की मदद के लिए आए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस पूरी कहानी के हीरो निकले। वो कॉल पर कॉल करे जा रहे थे, पर कोई भी उनके सिग्नल्स का जवाब नहीं दे रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगे रहे। 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया ने उनके सिग्नल्स पकड़े और उन्होंने उन्हें हेल्प के लिए बोला, लेकिन आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी टॉप स्पीड पर भी चलता तो उसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। फिर भी आरएमएस कारपेथिया ने डिसाइड किया कि वो टाइटैनिक की हेल्प के लिए जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स
फ्लेयर्स और रॉकेट्स के थ्रू हेल्प मांगने लगे ताकि कोई आसपास का जहाज़ उनका रॉकेट देखे, सिग्नल देखे तो उनके हेल्प के लिए आए, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑर्डर कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि अब लाइफ बोट के ज़रिए लोगों को जहाज़ से इवैक्यूएट किया जाए। उनकी पहली प्रायोरिटी पे लेडीज़ और बच्चे थे, लेकिन बहुत से जो पैसेंजर्स थे वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने अपने जहाज़ की एडवर्टाइजमेंट बार बार यही कहकर की थी कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। और एडवर्टाइजमेंट इतनी पावरफुल थी कि लोग इस बात से पूरी तरह इन्फ्लुएंस थे कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। यही रीज़न था कि जो पहली लाइफ बोट वहाँ से इवैक्यूएट हुई उसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, पर उसमें सिर्फ 28 लोग ही नीचे गए। लोगों को लगा कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, सब ठीक है, लोग काम ही थे। लेकिन जैसे जैसे पानी कंपार्टमेंट्स में बढ़ता गया, जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स को ये रियलाइज़ होने लगा कि अब जहाज़ डूब जाएगा, और लोगों में पैनिक और क्योस बढ़ने लगा। तकरीबन 1 बजे के करीब जहाज़ का आगे का हिस्सा डूबने लगा। उस जहाज़ में 20 लाइफ बोट्स थी जिनकी कैपेसिटी थी 1200 लोग, लेकिन जहाज़ में अभी भी 2200 लोग बाकी थे। 2:05 में उस जहाज़ से लास्ट लाइफ बोट को इवैक्यूएट किया, लेकिन 1500 लोग अभी भी जहाज़ में रह गए थे। 2:20 में जहाज़ 2 पीसेस में टूट गया और डूबने लगा। 3 घंटे में कभी न डूबने वाला जहाज़ डूब गया। ज़्यादातर लोग तो जहाज़ के साथ ही डूब गए, और जो स्विमर्स थे जिन्हें स्विमिंग आती थी वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, तो जो भी इंसान पानी में कूदता, चाहे उससे स्विमिंग आती भी थी, वो ठंड की वजह से यानी हाइपोथर्मिया की वजह से ही मर गया। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ लास्ट तक अपनी व्हील पर ही थे और वो जहाज़ के साथ डूब गए, पर वो अपनी व्हील को उन्होंने नहीं छोड़ा। जबकि कुछ लोगों का ये कहना भी है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। आरएमएस कैपेथिया 3:30 बजे के और 4 बजे के बीच टाइटैनिक के पास पहुंचा, पर उन्हें वहां मिली तो सिर्फ तैरती हुई लाशें। जो 705 लोग लाइफ बोट्स में बैठकर वहां से इवैक्यूएट कर गए थे, उनको सभी को आरएमएस कैपेथिया ने सेफली रेस्क्यू कर लिया। तो इस तरह ये कभी न डूबने वाला जहाज़ अपने साथ कई लोगों को लेकर डूब गया। जहाज़ के डूबने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे सवाल सामने आए, और इंक्वायरी में ये भी पता लगा कि एक जहाज़ जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन, वो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। ये वही जहाज़ था जिसने टाइटैनिक को लास्ट आइसबर्ग का मैसेज दिया था कि ध्यान से आओ, आगे आइसबर्ग्स हैं। और अगर ये जहाज़ उस रात डिस्ट्रेस कॉल के सिग्नल को रिसीव कर लेता तो सभी लोगों की शायद जान बचाई जा सकती थी। लेकिन 11:15 पर इस जहाज़ ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि इस जहाज़ ने डिसाइड किया था कि वो रात को रुक जाएगा, वो रात को ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र में बहुत खतरा था, बहुत आइसबर्ग्स थे। उन्होंने रुकने का डिसाइड किया था, जिस वजह से उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। और जो रॉकेट फ्लेयर्स टाइटैनिक ने एज अ सिग्नल भेजे थे, वो भी उस जहाज़ पे लोगों ने, क्रू ने देखे थे। और जब क्रू ने उनके कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को बताया तो उन्होंने कहा ये कोई सिग्नल नहीं होगा, टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, और इसमें
अमीर अमीर लोग ट्रैवल करते हैं तो वो लोग पार्टी कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे। अगर उस रात कैप्टन उन रॉकेट फ्लेयर्स को सीरियसली ले लेते तो लोगों की जान बच सकती थी। और एक बड़ा कारण इतने लोगों की मृत्यु का ये था कि टाइटैनिक में सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी। वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमारा जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता कि उन्होंने सफिशिएंट लाइफ बोट्स ही नहीं रखी। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जहाज़ के डिज़ाइनर को एक्स्ट्रा लाइफ बोट्स जब लगा रहे थे तो उसे लगता था कि टाइटैनिक की लुक ख़राब हो रही है और ये कभी डूबेगा तो है नहीं, तो इतनी ज़्यादा लाइफ बोट्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि टाइटैनिक को बार बार वार्निंग्स दी गई थी, पर उसने अपनी स्पीड कम नहीं की, वो फुल स्पीड पर चलता ही रहा। और इसका कारण ये बताया जाता है कि जोसेफ ब्रूस, चेयरमैन एंड वाइस डायरेक्टर ऑफ वाइट स्टार लाइन कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को मना किया था कि उन्हें स्पीड रिड्यूस नहीं करनी है। जोसेफ एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे सबसे तेज़ जहाज़ का। टाइटैनिक सबसे सुंदर, सबसे आलीशान, सबसे बड़ा जहाज़ तो था ही, इसके साथ जोसेफ सबसे तेज़ होने का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते थे। यही एक कारण था कि जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ को मना किया था कि स्पीड रिड्यूस नहीं करनी है, जबकि कैप्टन स्मिथ ने बार बार जोसेफ से बताया था कि हमें आइस वार्निंग्स मिल रही हैं, स्पीड कम करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें कैप्टन स्मिथ को इतना प्रेशराइज़ किया कि स्पीड कम करने नहीं दी गई। जहाज़ के डूबने के बाद 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोलिंग टीम भी बनाई गई, जो किसी भी जहाज़ को उसके रास्ते में आने वाले खतरे के बारे में इत्तला करेगी और हर जहाज़ को उसकी वार्निंग्स माननी ही होगी। 70 साल बाद ये जहाज़ को पानी में ढूंढने में कामयाब हुए अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बालराड और एक फ्रेंच ओशनियोग्राफर। इन्होंने ही जाकर 70 साल बाद सितंबर 1985 में इस जहाज़ के मलबे को ढूंढा। ये जहाज़ पानी के नीचे 3800 मीटर नीचे था और दो पीसेस थे जो कि एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पड़े थे। इन्वायरमेंट धीरे धीरे इस जहाज़ को इरोड कर रहा है और मानना है कि 2030 आते आते ये जहाज़ पूरी तरह इरोड हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये थी पूरी कहानी टाइटैनिक की। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।